वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ईएमएफटी। आज के लेक्चर में हम न्यू यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस यूनिट का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक। लास्ट जो हमने यूनिट 2 एंड करी थी उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सेम ही वर्ड एक इसमें कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? वर्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स वर्ड इसमें क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। डिफरेंस जो है वो किसका है? इलेक्ट्रो और मैग्नेटो वर्ड का है। सबने ही दो फील्ड पढ़े हैं या उनके बारे में सुना है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है या सुना है, और दूसरा वर्ड हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एलिमेंट या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम सबने सुना हुआ है। मैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सब हमने सुना हुआ है। और इनका रिलेशन भी थोड़ा बहुत हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन होता है। नहीं भी पता है तो थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आज के लेक्चर में इसे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, सेम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी दो चार्ज है, अगर हमारे पास दो से ज्यादा या एक चार्ज है और वो चार्ज क्या है? किसी जगह पर रखा हुआ है, तब दो चार्ज के बीच में अगर दोनों चार्ज अपोजिट हैं तो उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर दोनों चार्ज सेम है तो उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन का फोर्स होता है, जिसकी वजह से हमने डिफरेंट चीजें निकाली थी कि एक पॉइंट से या किसी पॉइंट से उस चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, या उस पॉइंट चार्ज से कहीं पर भी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी क्या होगी, ये सब चीजें हमने क्या करी थी? फाइंड आउट करी थी। तो हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, यहाँ पर क्या मीन था वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि जहां पर हमारा चार्ज क्या हो? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? कि वो टाइम इनवेरिएंट हो। टाइम इनवेरिएंट मतलब कि टाइम के साथ वेरी ना करता हो, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा किसका फंक्शन ना हो? टाइम का फंक्शन ना हो। टाइम के साथ क्या ना करे? चार्ज वेरी ना करे। वहां हम चार्ज की बात कर रहे थे ना कि चार्ज था प्लस क्यू माइनस क्यू है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था या हमारा चार्ज था वो क्या रहे? टाइम के साथ वेरी ना करे। मोस्टली क्या रहे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक जगह पर रहे। कांस्टेंट का मतलब वहां पर क्या है? एक जगह का रहे। हम अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करा रहे हैं तो चार्ज कैसा रहे? वैसे ही रहे। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एज एग्जाम्पल हमने क्या कहा था कि जैसे किसी बॉडी पे, किसी सरफेस पे चार्ज हो गया, या कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे चार्ज हो गया, तो ये सब किसके एग्जांपल होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जांपल होते हैं, जहां पर हमारा चार्ज किसी बॉडी, किसी सरफेस, कहीं पर भी क्या रहता है? स्टैटिक वाली फॉर्म में रहता है। चाहे वो इनफाइनाइट शीट हो या इनफाइनाइट शीट ना हो, कोई सर्कुलर हो, सिलेंडर हो, स्फेरिकल टाइप का, स्फेयर टाइप का, कोई भी कोऑर्डिनेट हो, कुछ भी हो, वहां पर हमारा चार्ज क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और वो चार्ज अपनी ही जगह पर रहता है। या टाइम अगर चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ वो क्या नहीं करता? वेरी नहीं करता। उस चीज को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह दिया था। सेम इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी से ही क्या रिलेटेड होता है? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? हम क्या देखते हैं कि अगर हमने कोई, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन बताते हैं। मैग्नेट सबको पता है कि एक मैग्नेट होती है, नेचुरल मैग्नेट भी होती है, और उस मैग्नेट में हम क्या कहते हैं? दो पोल होती हैं। मैग्नेट में जैसे हमने चार्ज कहा था, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी हमारा क्या होता है? एटम होता है, उस एटम में न्यूट्रॉन होता है, उसके ही साथ प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है? हमारा प्रोटॉन रहता है। और फिर हमारे डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमारे क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यही होता है। और इसी की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन कहीं जाते हैं छोड़ के या जगह खाली करते हैं, वहां पर हमारे होल डेवलप हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कोई किसी को दे रहा है या कोई किसी से ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसे हम प्लस क्यू या माइनस क्यू कह देते हैं। ये होता है ना। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट होती है, और ये मैग्नेट हमारी कौन सी है? नेचुरल मैग्नेट है, जो हमें नेचुरली मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर का मतलब चट्टानों वगैरह के रूप में जो हमें मिलता है, पत्थर, स्टोन जिसे हम कह देते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट में हम क्या देखते हैं कि मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक पोल को हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल होता है। और हम ये मानते हैं, ये जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में माना था, सेम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, कि हमारी
जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो क्या करती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ चलती हैं। हमारी जो मैग्नेटिक लाइन होती है हमेशा जो भी नॉर्थ पोल दिया हुआ है, अगर नॉर्थ पोल ऐसे दे रखा है, ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेट रखी हुई है, मान लो यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आधा पार्ट दिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हाफ पार्ट दिखा रहे हैं, इतना। तो तब भी हमारी मैग्नेटिक लाइन कैसे चलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसकी वजह से ही हम कहते हैं कि यही वो लाइंस है जिसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो जो हमेशा मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ एंटर करेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी। इस तरीके से कितनी भी बना सकते हो, हमेशा नॉर्थ पोल में लाइंस होंगी, एंटर हमेशा किस में करेंगी, साउथ में करेंगी, और एग्जिट हमेशा किससे करेंगी, नॉर्थ से करेंगी। यही हमने पॉजिटिव चार्ज और क्यू चार्ज के बारे में भी कुछ थ्योरी बताई थी। ये होता है मैग्नेट का। लेकिन मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से निकली साउथ में गई। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर क्या एज्यूम करते हैं कि अब ये लाइंस अगर निकली हैं और एक तरफ से जा रही है, एक तरफ से एंटर कर रही है, तो अंदर भी कहीं ना कहीं इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से इसमें दो अलग अलग पोल बने हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। तो हम क्या कहते हैं, इस मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। मैग्नेट के अंदर जो लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस, वो हमारी क्या होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। मैग्नेट के बाहर तो लाइन नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में चलती हैं, लेकिन जो मैग्नेट होती है उस मैग्नेट के अंदर अगर देखा जाए तो मैग्नेट के अंदर हमेशा हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। और अपनी मैग्नेट को हम जितने भी पार्ट में ब्रेक करें, इस मैग्नेट को हम क्या करें, जितने भी पार्ट में ब्रेक करें, मान लो ये हमारी मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसे मैंने दो छोटे छोटे मैग्नेट में या तीन छोटे छोटे मैग्नेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे, तो भी मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ में भी क्या होती है, डिवाइड होती है। मैग्नेट के कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दो, कितने भी छोटे छोटे, हमेशा फिर से उसमें क्या बन जाते हैं, दो पोल बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो पूरी मैग्नेट बनी होती है इसमें जो लाइंस होती हैं हमेशा एक तरफ से दूसरी तरफ चलती हैं। हम उन्हें अगर ब्रेक भी कर दे तब भी उसमें क्या बन जाएंगे, दो पोल बन जाएंगे। कैसे, देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है ना लाइंस, हमने क्या कहा, लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है ऐसे। अगर मैं इसे यहाँ से ब्रेक कर दूं तो देखो अभी भी तो लाइन इधर से इधर ही जा रही है ना, तो हम इस वाले पोल को साउथ कह सकते हैं। और अगर इस एरिया में देखें तो भी लाइन इधर से इधर जा रही है, तो इस वाले पोल को नॉर्थ और इस वाले पोल को क्या कह सकते हैं, साउथ कह सकते हैं ना। तो इसलिए अगर हम मैग्नेट को जितने भी पार्ट में डिवाइड करते हैं वो फिर छोटे छोटे नॉर्थ साउथ करके छोटी छोटी मैग्नेट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और वो भी सेम ऐसे ही वर्क करता है कि अंदर लाइंस साउथ टू नॉर्थ चलती हैं और बाहर मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ चलती है। कोई कैसे पता लगाएगा कि ये कैसे पता चला कि किसी मैग्नेट के बाहर जो लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, तो इसका हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं 11th या 12th क्लास में, जिसकी मैं भी जब उनकी लैब में कराया हो। तो हम क्या लेते थे, एक ट्रेस पेपर लेते थे, बड़ा सा ट्रेस पेपर आता है, बहुत लाइट हल्का हल्का वाला पेपर जो आता है, और एक पेंसिल लेते थे, बीच में क्या रखते थे, मैग्नेट रखते थे, और एक मैग्नेटिक कंपास होता था। तो मैग्नेट रख के मैग्नेट के चारों तरफ कंपास को धीरे धीरे मूव कराते थे, और जिस लाइन में उसकी जो एरो होता था वो शो करता था कंपास का, वहीं पे हम क्या बनाते चले जाते थे, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हुए चले जाते थे। तो उससे हमें पता लगता था कि हाँ मैग्नेटिक लाइन बार बार इस तरीके से क्या हो रही है, चल रही है। जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ भी हमारी किसकी तरह वर्क करती है, मैग्नेट की तरह ही हम कहते हैं वर्क करती है। और उसके भी क्या होती हैं, दो पोल होते हैं। इसी की वजह से हम कहते हैं कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक हमारा इसका क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। इसीलिए जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसका यूज हम किस लिए करते हैं, डायरेक्शन बताने में करते हैं। नॉर्थ और साउथ होती हैं तो वो क्या करती हैं, नॉर्थ वाली साउथ की तरफ जाके रुकती है, साउथ वाली नॉर्थ की तरफ जाके रुकती है।
तो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन हमें बताने में क्या करती है, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम कोई भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जब नॉर्थ और साउथ पता लग गई तो हम क्या भी पता लग सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट भी वहीं पे बने होते हैं, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, फिर कुछ भी पता लगाना हो हम कंपास की हेल्प से कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल का वर्क हमें और कहाँ पे काम आ जाती है, डायरेक्शन पता लगाने में भी मैग्नेटिक नीडल कंपास हमारी क्या आती है, काम में आती है। तो ये तो हो गया मैग्नेट के बारे में, है बहुत कुछ पर थोड़ा बहुत जो पता होना चाहिए उतना हम बता रहे हैं। मोस्टली आपने ये सारा मैग्नेट के बारे में, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, परमानेंट होती है, आर्टिफिशियल होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, ये सब हमने क्या कर रखा है 11th-12th में पढ़ रखा है। बल्कि जो इसके फॉर्मुलेज हैं, नॉर्मल फॉर्मुलेज भी हमने बायर-सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, शॉर्ट में फॉर्मुले पढ़े हैं। EMFT वाले फॉर्मुले वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने बता दिया कि क्या होती है मैग्नेट। लेकिन अगर मैग्नेट बनानी है, मान लो मैग्नेट एक तो हो गई जो हमें ये मिल गई, लेकिन एक आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होती है, वो हमारी क्या होती है, बनाई जाती है। जनरेटर मोटर में अगर कुछ पढ़ा हो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हुआ क्या था, एक हमारे साइंटिस्ट थे, वो क्या थे, ऑरस्टेड साइंटिस्ट थे। उन्होंने 18 समथिंग कुछ ईयर था, शायद 1820 के आसपास ही था। उन्होंने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा था, और उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास हम मैग्नेट ले जाएं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। या कुछ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या भी होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक लाइन जैसे जाती हैं, ऐसी क्या मैग्नेटिक लाइंस भी कुछ होती हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और क्या करके देखा कि एक मटीरियल लिया, मतलब कोई कंडक्टर ले लिया, और उस कंडक्टर में क्या फ्लो कराई, करंट फ्लो कराई, डीसी से, एसी से, जिसकी मर्जी उससे, लेकिन हम डायरेक्शन पता लगाना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ किससे करंट फ्लो करा रहे हैं, डीसी से करंट फ्लो कराई। और वेरिएबल डीसी हमने मान ली, मतलब किसी चीज से हम डीसी को क्या भी कर रहे हैं, वेरी भी कर रहे हैं। तो जब इसमें हमने क्या करंट फ्लो कराई, तो बैटरी अगर ऐसे लगी है तो करंट हमारी ऐसी फ्लो करेगी ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, करंट हमारी क्या जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जब हम बैटरी से क्या कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो बैटरी से करंट फ्लो कराने के बाद ऑरस्टेड ने क्या करा, इस चालक के, ये जो हमारा कंडक्टर था, वायर था, इस वायर के पास क्या ले गए, मैग्नेटिक नीडल ले गए। ये इस तरीके से उन्होंने क्या रखी, नीडल को इसके पास रखी, बल्कि यहाँ ना रख के हम क्या करते हैं, ये बना दिया तार, और ऐसे ये देखो, ऐसे हमने मैग्नेटिक नीडल इसके नीचे रख दी। अब जैसे ही हमने यहाँ सप्लाई देनी शुरू करी तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो क्या देखते हैं ऑरस्टेड कि ये मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, मूव करने लग जाती है किसी एक डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक नीडल मूव करेगी, वो कब मूव करेगी, जब कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तो वो मूव करेगी। हमने मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट के पास ले जाके मैग्नेटिक नीडल से क्या बनाई थी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनाई थी। और वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इसीलिए तो आई थी कि मैग्नेट की वजह से कहाँ तक उसका अट्रैक्शन या मैग्नेटिक लाइंस जा रही है वो मैग्नेट बता देता है। एक मैग्नेट को हम लोहे के थोड़ी दूर तक ये देखते हैं ना कि मैग्नेट को लोहे के पास ले जाते हैं तो एक उसका फील्ड होता है कि कहाँ तक वो लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम उसके फील्ड से थोड़ी सी दूर चले जाएं, ज्यादा दूर, तब वो लोहे को क्या नहीं कर सकता, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरे डिपेंड करता है कि मैग्नेट की इंटेंसिटी क्या है, मतलब मैग्नेट कितनी टेस्ला की है, डेंसिटी कितनी है। मैग्नेट जितनी हैवी होगी उतनी ही दूर तक वो लोहे को, मतलब आयरन को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। तो वो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड कि कहाँ तक वो मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं। तो ऐसे ही जब हमने क्या कर देखा कि जब इस बैटरी से सप्लाई दी, तो इस बैटरी से सप्लाई देने पर हमने देखा ये मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, मूव कर गई। हमने फिर मैग्नेटिक इस सप्लाई को जीरो कर दिया। पहले हमने ये सप्लाई दी तो देखा मैग्नेटिक नीडल मूव कर गई। फिर हमने सप्लाई हटा दी तो देखा ये फिर से रुक गई। फिर हमने फिर सप्लाई दी तो फिर मैग्नेटिक नीडल मूव करने लग गई। हमने सप्लाई बहुत तेज कर दी है, ज्यादा सप्लाई, तो मैग्नेटिक नीडल हमने क्या देखा, बहुत तेजी से मूव करने लग गई, तेज घूमने लग गई। फिर हमने इसकी डायरेक्शन ही बदल दी, सेकंड टाइम हमने डायरेक्शन ही बदल दी, इस तरीके से कर दी कि देखते हैं कि रियल में करंट का ही इफेक्ट है या कोई और इफेक्ट है। हमने क्या देखते हैं
कि रियल में करंट का ही इफेक्ट है या कोई और इफेक्ट है। अब हमने बैटरी दूसरी साइड लगा दी, दूसरी साइड लगाई तो अब करंट हमारी किस डायरेक्शन में फ्लो करने लग गई, अब हमारी करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग गई, मतलब ऐसे ऐसे जा रही है ना करंट। तो अब हमने क्या देखा कि जैसे हमने बैटरी अपोजिट करी और करंट फ्लो करानी शुरू करी अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक निडल अगर पहले हमारी इस डायरेक्शन में घूम रही थी, तो अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने पे हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। पहले अगर डायरेक्शन हमारी क्या थी, ऐसे थी क्लॉकवाइज, अब हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्ट बैटरी की डायरेक्शन बदलते ही। और यहाँ भी हमने यही करके देखा, बैटरी बंद करके देखा, सप्लाई की वैल्यू थोड़ी बढ़ा के देखा, घटा के देखा, तो सेम क्या हुआ, मैग्नेटिक निडल पे इफेक्ट पड़ने लगा। तो इससे हमें क्या पता चला और स्ट्रेट को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये भी अपना एक क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ अराउंड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो मैग्नेट ये क्या नहीं करती, मूव ही क्यों करती। और चलो मूव कर रही है, मान लो किसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कर रही है, तो वो करंट के बदलने पे डायरेक्शन क्यों बदलती। इसका मतलब करंट बदली तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदली, नॉर्थ टू साउथ तो साउथ टू नॉर्थ हो गई। मैग्नेट अपनी डायरेक्शन तभी तो बदलती है अगर नॉर्थ साउथ इनमें कोई चेंज कर दे। तो यहाँ से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी जगह पर, किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें क्या भी होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो अब हम हर जगह क्या मान के चलेंगे कि जहां भी किसी कंडक्टर में भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चारों ओर एक क्या भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो ये हमें मेन क्या करना था, बताना था। होता बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन यहाँ जहाँ जितनी हमें नीड है उतनी हमने क्या कर दी, ये वाली बात बता दी। नेक्स्ट चीज जो अब हम बता रहे हैं वो क्या है, कि अगर हमें मैग्नेटोस्टैटिक्स बताना है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही अब हमें क्या बताना है, अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स बताना है तो हम मैग्नेटोस्टैटिक्स को भी कैसे बता सकते हैं, सेम, कि जिसमें स्टैटिक्स मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रॉपर वैसे कांस्टेंट नहीं करेंगे, लेकिन कांस्टेंट की तरह मानते हुए चलेंगे कि जहां पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, टाइम इनवेरिएंट हो। सेम टाइम इनवेरिएंट वहां भी था, क्योंकि स्टैटिक्स वर्ड का मतलब ही टाइम इनवेरिएंट है। टाइम इनवेरिएंट का मतलब है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी ना करे। इनवेरिएंट मतलब वेरी ना करे, टाइम के साथ साथ हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या ना करे, वेरी ना करे, या जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम का क्या ना हो, फंक्शन ना हो। तब हमारा जो फील्ड होता है वो हमारा, या जो हमारी थ्योरी कहलाई, जो हम फील्ड हुआ वो हमने क्या कहा, मैग्नेटोस्टैटिक्स कहा। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डजंट डिपेंड अपॉन द टाइम और डजंट वेरी विद द टाइम। तो मैग्नेटोस्टैटिक इज अ टाइम इनवेरिएंट फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। अगर कहीं मैग्नेटिक लाइंस जा रही है तो वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। कांस्टेंट का मतलब हाँ, एक तरफ से दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, जा रहा है। कहीं पे करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ अंदर, और नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रही हैं, फ्लो हो रही है। ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स। लेकिन अगर कहीं हमारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो गया, देन इट इज नॉट अ मैग्नेटोस्टैटिक्स। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही है। अगर कहीं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो गया और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तब वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में व्हेन इट इज नॉट, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद अ टाइम, टाइम के साथ अगर ये वेरी कर गया तब हम इसको क्या नहीं कहेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये कहते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक्स हम हमेशा वहां लेके चलेंगे जहां बात हो रही हो डीसी करंट की। डीसी करंट क्योंकि हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट कैसे, समय के साथ वेरी नहीं करती ना। एसी करंट हमारी क्या करती है, समय के साथ वेरी करती है। तो हम यहाँ एसी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ किसकी बात करेंगे, डीसी की बात करेंगे, क्योंकि जो डीसी है वो हमारी समय के साथ वेरी नहीं करती। तो किसी कंडक्टर में अगर हमने क्या करा, करंट फ्लो कराई, तब उसके तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, या उसे हम किसके अंदर ले सकते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर ले सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स deals with static magnetic field or where direct current is used। जहां पर हमारा क्या होगा, क्या यूज करेंगे हम, जहां पर डायरेक्ट करंट या कांस्टेंट करंट यूज करेंगे। ठीक है,
मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स डील्स विद स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्टैटिक फील्ड वेयर वी कैन यूज डायरेक्ट करंट और कांस्टेंट करंट, जहाँ पर या फिर या तो डायरेक्ट करंट यूज करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करो, या कांस्टेंट करंट यूज करो, या परमानेंट मैग्नेट यूज करो। परमानेंट मैग्नेट जब बनाई जाती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, कांस्टेंट। बहुत समय के साथ साथ यहाँ अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तब हमारी वो मैग्नेट खराब होती है ना। अदरवाइज जितनी हमने टेस्ला की मैग्नेट ली है उतने ही टेस्ला की मैग्नेट हमारी क्या रहती है, बनी हुई रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, स्टैटिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। अगर मैग्नेटोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक हमेशा किससे यूज करेगा कि वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जो फील्ड जनरेट कर रहे हैं हम, वो या तो किसी परमानेंट मैग्नेट से हो रहा हो, या कांस्टेंट सप्लाई वाले से हो रहा हो, या जहाँ पर डीसी सप्लाई डीसी करंट दी गई है वहां से ये चीजें हो रही हूँ। तो ये होता है मैग्नेटोस्टैटिक। हमेशा ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक वेयर दिस फंक्शन डजंट वेरी विद द टाइम, ये होते हैं हमारे टाइम इनवेरिएंट। ये चीजें हमेशा हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब मैग्नेटोस्टैटिक जो डील करेगा, यहाँ हमें क्या पढ़ना है, जो चीजें हमने पहले पढ़ी सेम वैसी चीजें उसी टाइप से हमें यहाँ पढ़ना है। वहां हमने मेन क्या पढ़ा था, कूलाम्स लॉ। क्या कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बताने के लिए दो लॉ दिए गए, एक कूलाम्स लॉ एक गॉस लॉ, यही था। सेम ऐसे इसमें है, मैग्नेटोस्टैटिक को डिफाइन करने के लिए या और समझाने के लिए, बताने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ भी हम दो लॉ यूज करते हैं, मतलब दो लॉ पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक तो बायो-सेवर्ट्स लॉ, और दूसरा एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किट लॉ। यहाँ अभी मैंने शॉर्टकट में क्या लिख दिया, एम्पियर्स लॉ यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एक बायो-सेवर्ट्स लॉ, एक एम्पियर्स लॉ। वी है ये, VART, बायो-सेवर्ट्स को लगा के एम। तो ये दो लॉ हमने क्या करें, यूज करें, एम्पियर्स लॉ और बायो-सेवर्ट्स लॉ, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब क्या चीजें इसमें हमें फाइंड आउट, मतलब बायो-सेवर्ट्स है ये लो जो बताते हैं, इसमें वो टर्म्स है जो कुछ टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत उन टर्म्स के बारे में बता रहे हैं, ज्यादा उनमें डीप में नहीं जाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ऐसे ही होता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को जैसे हम डिनोट करते हैं ई से, ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ई, ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, दोनों में एफ ही होता है, मैग्नेटिक फोर्स हो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, दोनों क्या रहते हैं, एफ ही रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ई, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं एच से। नेक्स्ट डेंसिटी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होती थी डी, निकालेंगे मतलब फॉर्मुलेस देखेंगे, बस मैं नोटेशन बता रही हूँ किस किस से नोटेशन करते हैं। यहाँ पे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, जिससे हम डिनोट किससे करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। वहां हम करंट पढ़ रहे थे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, फाई फ्लक्स। वहां डी इजिकल्स टू आई अपॉन ए होता था ना डेंसिटी, यहाँ होता है फाई अपॉन ए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी। तो यहाँ बी से डिनोट करते हैं, वहां किससे करते थे, डी से डिनोट करते थे। और करंट तो दोनों में आएगी, क्योंकि करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट तो आई है, तो आई ही करंट यहाँ पर रहेगी। तो सबसे पहले हम कौन सा क्या स्टार्ट करते हैं, बायो। फोकस हमारा मोस्टली ये रहेगा कि सिलेबस में जितने टॉपिक हैं वो कवर हो जाएं, और स्पेशली जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं वो भी हमारे कवर होते हैं, मतलब जो मोस्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं वो टॉपिक जरूर कवर हो, और बाकी हम पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाएंगे। बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब बायो-सेवर्ट्स क्या बताया, तो ये भी हमारे क्या थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने किसके बारे में हमें बताया, इन्होंने बताया, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करी थी, सेम वही चीज
कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किसी फील्ड मतलब किसी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किसी पॉइंट पे निकालने के लिए हमें क्या दिया गया, बायो सेवर्ट्स लॉ दिया गया। या ये कहो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जो हमारा करंट कैरिंग कर रहा है, तो हम ये निकाल रहे हैं कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। जैसे हमने कहा कि ये कंडक्टर था, ये करंट हमारा ले जा रहा था, तो इसके करंट की वजह से इसके चारों तरफ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। तो हम मान लो बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं और ये देखते हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी वजह से इस पॉइंट पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही तो हुई कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी दूर तक है, और अगर दूर तक भी है तो कोई एक पॉइंट डिसाइड कर ले, इस पॉइंट पे बताओ कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये बायो सेवर्ट्स ने बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उससे हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बायो सेवर्ट्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी क्या होती है, सेम चीज ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी तो हमारी यही थी कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मतलब कोई चार्ज रखा हुआ है, किसी बॉडी पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या हो रही है, वहां से पास हो रही है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास होती है। उसमें किसी पॉइंट पे हम क्या निकालते थे, ओरिजिन से या कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते थे या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालते थे। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे बायो सेवर्ट्स लॉ में, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मान लो ज्यादा ही वो बना दिया, सीधा ना बना के हम थोड़ा सा कर्व में कंडक्टर ले रहे हैं कि ये मान लो हमारा एक क्या है, कंडक्टर है, और उसमें क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है आई। अच्छा, एक चीज और रह गई थी, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे कि थंब रूल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की क्या निकाल लेते थे, या इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकालते थे, डायरेक्शन निकालते थे। सेम काम हम किस में कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में ही मोस्टली ये रूल लगाया जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। क्या कि हम थंब रूल से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की या करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। या कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है और हमें वैल्यू निकालनी है, हम कौन सा रूल लगाते हैं, सीधा थंब रूल लगाते हैं। थंब रूल कैसे काम करता है कि अगर अपने थंब को हमेशा करो करंट की डायरेक्शन में, ये सबसे बेसिक थंब रूल है कि राइट हैंड थंब रूल होता है कि अपने थंब को हमेशा करो करंट की डायरेक्शन में। तब ये जो कर्ल फिंगर होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी। जैसे करंट हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर करंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये जो कर्ल फिंगर होती है ना, ये किसे बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताती है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी ना, वो कैसे होगी, इस तरीके से होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ, मतलब यहां से अंदर जाएंगी बाहर जाएंगी। अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा, मान लो इसमें कोई कंडक्टर ऐसे है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब जो करंट बाहर को निकलेंगी, ये देखो ऐसे आएगी ना, तो ऐसे जाएगी तो ऊपर फिर नीचे, यहाँ से ऊपर जाएगी फिर नीचे आएंगे, ऐसे कर्ल फिंगर। जो कर्ल फिंगर होती है वो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को क्या करती हैं, बताती हैं। तो यहाँ पे भी कई जगह यहाँ मैग्नेटिक लाइंस बनानी पड़ेंगी। और सेम जस्ट उल्टा, अगर हमें मैग्नेटिक लाइंस पता है या एच की डायरेक्शन पता है, तो हम अपने थंब को उस एच की डायरेक्शन में कर लें, तो जो कर्ल फिंगर होती है वो हमें किसकी डायरेक्शन बता देंगे, करंट की डायरेक्शन बता देंगे। तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, वाइस वर्सा होते हैं कि थंब को कर लो उसकी डायरेक्शन में करंट की, तो जो घूमी हुई फिंगर है, कर्ल फिंगर है, वो हमें किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक ही ऐसे कंडक्टर ले लिया जिसमें आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। और यहाँ हमने क्या ले लिया, कोई पॉइंट P ले लिया, P वर्ड है जो यूज नहीं होगा यहाँ पर फॉर्मूले में, तो हमने P पॉइंट ले लिया। अब वो इस P पॉइंट पे कह रहे हैं कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताओ इस P पॉइंट पर। तो ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर है और पता नहीं कहाँ तक कितना लंबा ये करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा होगा, या जितना भी होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इससे क्या निकालनी है, किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो हमें कौन कौन सी चीजें हम यहाँ लेके चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में हमें क्या करती हैं, मदद करती हैं, या बायो सेवर्ट्स लॉ लगाने में यहाँ हमें हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर सेम जो हमने दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फोर्स का रूल होता है,
जो यहाँ पर क्या हमें निकालना था, हाँ, बायो-सैवर्ट्स लॉ लगाना था। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ में हमने क्या कहा, ये किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो सेम किस पे डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी हमारी किस पे डिपेंड करी थी, फोर्स पे डिपेंड करी थी, F = Q डॉट E लिखा था। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फोर्स के बीच में डिपेंड करती है कि इस कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ, इससे इस P पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ हमें फोर्स का नहीं लगाना, सेम फोर्स वाला फॉर्मूला रिमेंबर करो, जो चीजें उसमें थी उसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है हमारी, H। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारी कितनी होती है, H होती है। तो मान लो मैंने इस पूरे जो एलिमेंट था मेरा, जहाँ पे करंट फ्लो कर रही थी इस वायर में, एक छोटा सा यहाँ पर मैंने दूरी ले ली, पूरे से मैं नहीं निकाल रही हूँ, पहले छोटे से निकाल रही हूँ, छोटी डिस्टेंस से, और फिर हम किससे निकाल लेंगे, कंप्लीट से निकाल लेंगे। तो इस छोटी सी डिस्टेंस को मैंने कितना कह दिया, DL। तो आई करंट तो क्या कहा था, कैसा करंट लेनी है, DC करंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है, यही तो कहा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है, या कांस्टेंट करंट लेनी है, या DC करंट लेनी है। तो DC अगर या करंट लूंगी या कांस्टेंट करंट लूंगी तो आई तो इस पूरे में कैसी जाएगी, सेम जाएगी। तो इस पूरे की लेंथ हमने कितनी कह दी कि कंप्लीट लेंथ कितनी है इसकी, L है, कंप्लीट लेंथ कितनी है, L है। और इसमें से छोटा सा पार्ट एक मैंने ले लिया जिसकी लेंथ हमारी कितनी है, DL है। अब इस छोटे पार्ट से पहले मैं क्या निकालती हूँ, इस पॉइंट पे, इस छोटे से पार्ट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या करा, इस पूरे में से जिस भी छोटे पार्ट को मैंने सेलेक्ट करा, या उस जगह से इस पर क्या निकाल लूँ, स्ट्रेंथ निकाल लूँ, और फिर पूरे का क्या कर दूंगी, इंटीग्रेशन कर दूंगी, हमारी कंप्लीट स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो कुछ भी, मैंने कितनी कह दी, R कह दी, R ही लेके चल रहे थे तो हमने R ही बोल दी। दो पॉइंट के बीच में भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस या स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो हम डिस्टेंस कितनी लेते हैं, R ही लेते हैं। तो मैंने इस पॉइंट से, जहाँ पॉइंट से मुझे निकालनी है वैल्यू, वहां वाले पॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी कह दी, वहां पर R मैंने वहां पर ये बता दी, तो ये R हो गई। अब इस वाले लेंथ से, जो ये लेंथ मैंने करी है, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ मैंने इनके बीच का एंगल भी बोल दिया कितना, अल्फा, कि इनके बीच का एक एंगल भी है, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और जिस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो अगर मैंने उस स्मॉल लेंथ को P पॉइंट से मिलाया, तो उस P पॉइंट से मिलाने पर और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना मैंने मान लिया, अल्फा मान लिया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से ही 3 रूल लगते हैं, और बायो-सैवर्ट्स ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ना, तो अगर मैं स्मॉल लेंथ DL ले रही हूँ तो इस स्मॉल लेंथ DL पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कितनी होगी, स्मॉल होगी, तो हमने कह दिया DH। तो बायो-सैवर्ट्स ने ये बताया पहला पॉइंट। इसे थ्योरी में कंप्लीट लिखना, मैं शॉर्ट में क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी प्रोपोर्शनल होती है किसके, इसमें जो हमारी करंट फ्लो कर रही है, टोटल करंट, उसके। अब इसमें जो टोटल करंट फ्लो कर रही है वो तो I है, L मीटर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है, तो I डॉट L लिख दिया हमने। अगर मुझे पता है कांस्टेंट करंट किसी में 5 एम्पियर फ्लो कर रही है, कितनी कर रही है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो अगर कोई कहे कि इतनी लेंथ में कितनी करंट फ्लो कर रही है, इतना मीटर लंबा तार है, तो मैं कितना लिख देती हूँ, I डॉट DL वहां पर लिख देती हूँ। लेकिन अब मुझे कितना निकालना है, स्मॉल लेंथ DL के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, स्मॉल लेंथ DL के लिए निकालना है। तो इस स्मॉल लेंथ में फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई, I डॉट DL हो गई ना। यहाँ पर इतने हिस्से में जो करंट फ्लो कर रही है, कर तो I ही रही है, लेकिन मैं केवल इतने हिस्से की अगर बात करूं तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, I डॉट DL। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, करंट फ्लोइंग इन डिफरेंट, ये जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट है DL, वो कितना है, IDL है। तो हम ये कहते हैं कि जो DH है वो प्रोपोर्शनल होती है
डिफरेंशियल एलिमेंट में करंट फ्लो होने के बराबर, आई डॉट डी एल के बराबर। सेकंड कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, सेकंड पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियल लेंथ पे निकालना है, और डिफरेंशियल लेंथ और जो पी पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स के लॉ में यही तो पढ़ा था हमने कि चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस, जो दो चार्ज होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक में क्या पढ़ते थे, जो करंट फ्लो हो रही है दो मटेरियल में, जो दो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल। अब हम पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ, मैग्नेट तो यहाँ है नहीं हम पे मैग्नेट, लेकिन हम पे एक करंट फ्लो करने वाला कंडक्टर है, वो भी तो एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। तो उस करंट फ्लो वाले कंडक्टर की करंट और जितने हिस्से से हम निकालना है उतने हिस्से की करंट के प्रोपोर्शनल, और उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें स्ट्रेंथ निकालनी है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन थर्ड, अब ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता था ना, अगर ये पॉइंट कहीं भी हो सकता तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती थी, और उस पॉइंट से इस कंडक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता था ना कुछ भी। अगर एंगल बदलेगा, मान लो ये वायर है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, तो अगर मैं सबसे लाइन खींचूं तो देखो एंगल हमेशा हर उससे क्या आएगा, अलग अलग एंगल आ रहा है ना। और हमें पता है मैग्नेटिक लाइंस जब नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी, इस तरीके से चलेंगी, तो जब इस तरीके से चलेंगी तो देखो कहीं मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी लाइन पहुंच रही है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी लाइन पहुंच रही है, तो स्ट्रेंथ भी हर जगह क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो हमारी जो इसके बीच का एंगल होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है उसके साइन के बराबर, साइन के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से हम कह देते हैं कि जो DH हमारा होता है, DH हमारा साइन अल्फा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये चीज लिख लेना, साइन एंगल जो हमारा एलिमेंट है और जो हमारी लाइन ज्वाइन कर रही है एलिमेंट को और P को, उसके बीच का जो एंगल होता है उसके साइन के बराबर होती है, साइन अल्फा के बराबर होती है। ठीक है, ये यहाँ से हमारा आ गया। अब कोई कहेगा कि ऐसे कैसे हो गई ये साइन के बराबर, वो इसलिए कि अगर कोई यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू देखे और यहाँ से ऐसे इस पे क्या डाल दे, परपेंडिकुलर डाल दे, तो हम क्या देखते हैं कि साइन अल्फा बराबर हमारा कितना यहाँ पर आता है, ये जो परपेंडिकुलर है अपन हाइपोटेन्यूज आता है ना साइन अल्फा बराबर। तो इसका मतलब इस दूरी पे भी तो ये डिपेंड करता है कि कितनी दूर रखी हुई है, जितनी दूर होगी उसके अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम वो दोनों की दूरी की टर्म में ना लिख के, मतलब इस लेंथ की टर्म में ना लिख के, हमने डायरेक्ट उसे क्या लिख दिया, साइन अल्फा के बराबर यहाँ पर लिख दिया। इन तीनों को क्या कर दो, यहाँ पर कंबाइन कर दो। हर जगह यही तो होता है, जिस भी चीज के जो प्रोपोर्शनल होता है उन सबको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो DH इज प्रोपोर्शनल टू I डॉट DL साइन अल्फा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो है नहीं, तो इसलिए ना ही यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पर हम क्या नहीं लेंगे, परमिटिविटी तो नहीं लेंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 1/4 पाई। ये चीज याद रखना, यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है, कुछ नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, तो इसलिए यहाँ कोई परमिटिविटी नहीं ली जाती। यहाँ जो कांस्टेंट अल्फा हटा के लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 1/4 पाई। अल्फा हटेगा तो कौन सा कांस्टेंट आएगा, 1/4 पाई। तो DH इज इक्वल्स टू, ये चीज हमेशा याद रखना, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो कितना आता है, 1/4 पाई आता है। कुछ बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, एप्सिलॉन लगा देते हैं, म्यू लगा देते हैं, तो वो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला आ गया किसका, स्मॉल एलिमेंट का। ये किसका फॉर्मूला आ गया, जो यहाँ स्मॉल एलिमेंट पे स्मॉल हमारा क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लग रही है। तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी ये आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्योंकि हमें पता है
कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो, ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसे अब हमें किसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा? इसे अब हमें चेंज करना पड़ेगा वेक्टर की टर्म में। ठीक है, इसे हमें कैसा लिखना पड़ेगा? वेक्टर की टर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं जो हमारी एच की डायरेक्शन होगी, जो हमारी यहाँ पर एच की डायरेक्शन होगी वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? पी की तरफ ही तो जा रहा है। हमारा जो स्ट्रेंथ है वो किसकी तरफ जा रही है? पी की तरफ जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एच की डायरेक्शन होगी ना, एच की डायरेक्शन, वेक्टर निकालने के लिए बस क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड के साथ उसकी क्या भी लिखते हैं? डायरेक्शन भी लिखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एच किसकी डायरेक्शन में होगी? डीएल और आर की डायरेक्शन में होगी। जो हमारा स्मॉल एलिमेंट डीएल है और जो उसकी क्या है? डिस्टेंस है, डीएल पॉइंट से आर की डिस्टेंस है, उसी की डायरेक्शन में हमारी क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एच इज ये वाली डायरेक्शन इज सेम एज दिस डायरेक्शन। तो इसी वाली डायरेक्शन के बराबर हमारी किसकी डायरेक्शन होगी? एच की डायरेक्शन यहाँ पर होती है। तो हम इसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अगर कोई यहाँ पर इसे लिखना चाहे पूरे मैग्नीट्यूड को, देखो आई डी एल साइन अल्फा है, यहाँ पर कितना है? आई तो ऐसे लिख दो, आई 1/4 पाई आर स्क्वायर आई डॉट डीएल साइन अल्फा है। अब ये डायरेक्शन किसकी है? सेम जो डीएल क्रॉस आर की होगी। यही तो कहा है, जो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर इसकी डायरेक्शन होगी वही हमारी किसकी डायरेक्शन होगी? एच की डायरेक्शन यहाँ पर होती है। अब सबको पता है ये कि जो डीएल साइन अल्फा है, साइन अल्फा हमेशा किस में आता है? वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन में ही तो आता है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो जो उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन और साइन अल्फा अगर साथ में लिख जाता है तो इसका मतलब वो हमारी वहां पर किसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है? वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन वहां पर हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर डीएल, ये आर वेक्टर कहाँ है ना, मैं अगर ए आर, आर की डायरेक्शन में जो यूनिट इसका यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन वाला वेक्टर है, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई कर दूं डीएल क्रॉस ए आर कैप, अगर मैं यहाँ पर कर दूं तो ये कितना निकल के आ जाएगा? डीएल ए आर साइन अल्फा आएगा या नहीं आएगा? बस पहले इतना बताओ। अगर मैं डीएल और ए आर का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो जो इनका वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है या किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है? डीएल ए आर साइन अल्फा आता है। स्केलर वाले में कितना आता था? स्केलर में आता था कॉस अल्फा। जो हम जब डॉट प्रोडक्ट करते थे तो कॉस अल्फा आता था दो वेक्टर का, लेकिन अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो हमारा क्या आ जाता था? साइन अल्फा आता था। अगर कोई यहाँ ध्यान से देखे, ये कितना है? डीएल साइन अल्फा। ये कितना है? डीएल साइन अल्फा है। किसकी डायरेक्शन में है? ए आर कैप की डायरेक्शन में है। तो डीएल साइन अल्फा जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, या डीएल क्रॉस ए आर लिखा हुआ है, वो कितना लिखा है? डीएल ए आर के वेक्टर और साइन अल्फा, ऐसे भी इसे लिख सकते हो, डीएल ए आर कैप साइन अल्फा। और ए आर की डायरेक्शन में है तो उसे ऐसे ना लिख के सिर्फ कितना लिख सकते हो? डीएन साइन अल्फा, यहाँ हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? डीएल साइन अल्फा की जगह यहाँ कितना लिख सकते हैं? डीएल क्रॉस ए आर कैप यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ से लिखना, क्योंकि जो डीएल क्रॉस ए आर कैप होता है वो डीएल का मैग्नीट्यूड ए आर का मैग्नीट्यूड साइन अल्फा के बराबर होता है। ये जो ए आर है ये तो डायरेक्शन हमारी होती है, तो इसे हमने अलग लिख लिया। तो हमारा ये डीएल क्रॉस ए आर को अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? डीएल डॉट साइन अल्फा होगा। तो डीएल डॉट साइन अल्फा को हम कितना लिख सकते हैं? डीएल क्रॉस ए आर कैप लिख सकते हैं। अगर हम ए आर कैप की बात करें, ए आर कैप क्या है?
आर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ही तो है। तो यहां से मैं 1/4 पाई I डॉट dl क्रॉस ए आर को क्या लिख सकती हूँ, ए आर क्या है, आर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ही तो है ना, तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, इतना लिख सकते हैं ना हम इसे, जो भी आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, चाहे यहाँ वेक्टर का साइन लगा भी दूं, अब तो ये किस में आ गया, मैग्नीट्यूड में आ गया। तो मैं ए आर कैप की जगह कितना लिख सकती हूँ, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी यहाँ भी है, तो यहाँ आर की कितनी हो जाएगी, क्यूब। यहाँ आर का केवल क्या था, स्क्वायर था ना, ये मैग्नीट्यूड ही तो है। अभी तक हमने क्या कहा था, ये वाली जो वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू किसकी आ रही थी, स्केलर वाले की आ रही थी, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की भी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जो डीएल क्रॉस ए आर कैप की है। तो आर कैप की जगह हमने कितना लिख लिया, यहाँ ए आर कैप यहाँ पर लिख लिया, कि इसे हम कितना भी लिख सकते हैं डीएल क्रॉस, चाहे हम आर की तरह लिख दें इसे तो भी डीएल क्रॉस आर डॉट साइन अल्फा आएगा, डीएल साइन अल्फा हम वहां से लिख देते हैं, चाहे हम इसे कितना लिख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनल। पर ये क्या आया, डीएच आया, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आई, ये कितनी आई, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर आ गई। अगर मुझे ओवरऑल निकालनी है, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मुझे ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करूंगी तो डी से क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, आई डॉट डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय 4 पाई आर का क्यूब, चाहे इसे आर क्यूब सिंपल लिख लो, चाहे आर मैग्नीट्यूड का क्यूब इसे यहाँ पर लिख लो। तो आई डॉट डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय कितना हो गया, 4 पाई आर का क्यूब। लेंथ कितनी थी, हमने लेंथ कितनी मानी थी, कैपिटल एल लेंथ मानी थी ना, तो बस अगर किसी को लिमिट यहाँ लगानी है तो लिमिट कितनी लगा सकते हैं, कैपिटल एल, 0 to L यहाँ पर लिमिट लग सकते हैं, क्योंकि देखो डीएल है, डीएल का डिफरेंशिएशन होगा तो 0 to L लगानी पड़ेगी, तो L हमने क्या लिख दी, यहाँ पर लिमिट लिख दी। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब कई बार ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्ट ही डिजिट रख के आ जाएगा, डिजिट रख देंगे और कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो, या फिर क्या आता है, प्रॉपर एक क्वेश्चन आएगा, मैं थ्योरी की तरह भी बोल के करवाती हूँ वो क्वेश्चन, और हमें उसमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो चाहे इसे क्वेश्चन का हो, थ्योरी में लिखो, कैसे भी लिखो, 2 क्वेश्चन बोलूंगी, दोनों का सेम है, बस एग्जाम में आने का तरीका अलग है। देखो, एक तो क्वेश्चन ये है, a circular loop of radius rho along in xy plane with center at origin carries a current I in the positive phi direction. Find magnetic field intensity H at a point 0 0 H. एक तो हो गया ये क्वेश्चन, जिसने एक बार लिख लेना अपनी कॉपी पे, मैंने एक बार बोल दिया है। एक देखो दूसरा जो एग्जाम में आया हुआ है, एक बार 2-3 साल पहले एग्जाम में आया हुआ है, क्या, एक्सप्लेन बायो-सैवर्ट्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बायो-सैवर्ट लॉ पूछा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो बायो-सैवर्ट लॉ बता दो जो हमने अभी एक्सप्लेन करा है। फिर इन्होंने क्या चीज कही है, हाउ दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस ड्यू टू अ क्लोज लूप करंट कैरिंग वायर, कि एक क्लोज लूप करंट कैरिंग वायर है, इसका मतलब एक क्लोज लूप बनाना है, गोला कैसा भी बना दो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, इस क्लोज लूप करंट कैरिंग वायर की वजह से स्पेस में क्या निकालने को कहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहा है। तो देखो 2 क्वेश्चन, 2 तरीके से क्वेश्चन आ गया, एक तो जो मैंने पहले बोला, ऐसे ऐसे बोल देंगे कि इस पॉइंट पे निकालो, या सीधा कहेंगे क्लोज लूप करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने पहले क्वेश्चन बोला, चाहे क्लोज लूप बोल रहे हैं तो खाली एक क्लोज लूप बना दो और अपने प्लेन बना दो 3 XYZ।
एक्स वाई जेड क्या कहा है, या तो क्लोज लूप की वजह से क्या निकालो, करंट कैरिंग की, तो क्लोज लूप तो कहीं भी बना दो, यहाँ पर मर्जी है, एक गोला बनाना, उस गोले से किसी पॉइंट पे निकालो। लेकिन जो हमें पहले क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में क्या कहा था, सर्कुलर लूप। एक ही बात है, बस मैं क्वेश्चन वाला कह रही हूँ, कई बार किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो क्लोज लूप तो सबको समझ में आ जाता है, क्वेश्चन सुन लो, और डेरिवेशन दोनों की सेम है। क्लोज लूप ऑफ रेडियस रो लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन में क्लोज लूप हमारा है, तो ये रहा देखो एक्स वाई प्लेन नीचे वाला है ना, तो एक गोला बना दो, किसमें बनाओ गोला, एक्स वाई प्लेन में बना दो। हो गया ना, देखो क्लोज लूप। पर यहाँ इन्होंने क्लोज लूप बोला है कि कौन से प्लेन में बनाओ क्लोज लूप, एक्स वाई प्लेन में बनाओ, तो देखो ये ना जेड में 0 है, जैसे जेड ऐसे है, गोला ऐसे है, गोला ये जो है करंट क्लोज लूप वो ऐसे है, एक्स प्लेन में भी है और वाई प्लेन में भी है, मतलब एक बाहर की तरफ प्लेन है मान लो एक्स, और साइड में प्लेन है वाई, इन दोनों में तो है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं है, गोला ऐसे नहीं है, जेड में नहीं है, सिर्फ कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है। जेड नीचे की तरफ भी 0 है, ऊपर की तरफ भी 0 है, ये क्योंकि इन्होंने बोला है इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। रो रेडियस कितनी कही है इन्होंने इसकी, रो, तो रेडियस क्या होती है, कहीं से भी इसको टच कर दो वो क्या हो जाएगी, रेडियस, रो रेडियस कही है। वहां पर रेडियस वेडियस कुछ नहीं बोली, तो अपनी मन से जो माननी है, ए बी सी डी आर जो माननी है वो, लेकिन यहाँ इन्होंने रो बोली है तो रो रेडियस लेनी पड़ेगी, ठीक है, रो रेडियस लाइंग इन एक्स वाई प्लेन विथ सेंटर एट ओरिजिन, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन कैरीज अ करंट आई इन पॉजिटिव फाई डायरेक्शन, पॉजिटिव फाई डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, करंट कैरी कर रही है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एट पॉइंट पी 0,0,h, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पर, कितने पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, और वो पी पॉइंट कहाँ है, 0,0,h, मतलब x0 y0 लेकिन zh है, तो ये रहा z पे यहाँ पर h पॉइंट, तो ये हाइट भी एक तरीके से उन्होंने दे दी, कितनी दे दी, h, स्मॉल कैपिटल जो मर्जी हो ले लो, h हाइट है, और पॉइंट क्या थे, 0,0,h, तभी तो मैंने h हाइट पता लगाई यहाँ से, और रो ये दे रखी है इन्होंने डिस्टेंस, इन्होंने क्या दे रखी है, हमने ही मानी है ये भी, अरे ये मान दी मैंने, रो क्या कहा है, पॉजिटिव फाई डायरेक्शन में, एक चीज इन्होंने और क्या कही है कि पॉजिटिव फाई सेंटर ऑफ ओरिजिन से जो इसकी करंट फ्लो, सेंटर ऑफ ओरिजिन से रो इसकी ये है, और सेंटर ऑफ ओरिजिन से फाई डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब फाई की डायरेक्शन ऐसे ही तो होती है, ऐसे एक्स से ही तो जाता है फाई, और ऐसे घूम जाता है, तो ये फाई की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये है करंट की डायरेक्शन, फाई की डायरेक्शन में ये गोला में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो गोले में जब करंट हमें पता लग गई ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन भी पता लग गई ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अबव की तरफ हमने दिखा दी, सिर्फ इतनी चीजें हमें क्या है यहाँ पर दे रखी है, तो सबको पता है अगर ये चीज दे रखी है और मैं इस पॉइंट को मिला दूं, इस पॉइंट को मैं यहाँ रो से मिला सकती हूँ, मिला सकती हूँ ना, देखो ये H था, इस पॉइंट पे हमें जो P पॉइंट पहले वहां माना था वो P पॉइंट अब हमारा कहाँ है, यहाँ, ये रहा P पॉइंट, P पॉइंट से मैंने क्या करा, जहां रो दे रखा था रो वाले डिस्टेंस को मिला दिया। अगर कोई देखे ये वाली डिस्टेंस, हमने जब बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना, करंट कैरिंग कंडक्टर में जहां भी हम लूप लेते हैं उस लूप से जो वाली डिस्टेंस होती है उसे क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं ना, और R यहाँ सबको दिख रही है, वैसे अभी फॉर्मूले से भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए
तो सबको आर दिख रही है, ये वाला जो प्लेन है ये सीधी लाइन ही तो है और जेड एक्स से सीधा है। तो अगर कोई ढंग से देखे ये और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू बता भी सकते हैं। ये कितनी आ रही है, रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ रही है, अगर कोई ध्यान से देखे। लेकिन अगर यहाँ से नहीं देखना चाहते हो, फॉर्मूला निकाल के लगाना चाहते हो कि हाँ ये ही आएगा आर बराबर रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट मान लेती हूँ। मैंने यहीं पर ही जहाँ रो दिया है ना, यहीं पे मैंने अपना एक डिफरेंशियल एलिमेंट मान लिया। डीएल लेंथ का मानना था ना, जैसे पीछे माना था, डिफरेंशियल एलिमेंट मान लिया। और इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे मुझे पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब एक्स वाई जेड प्लेन में है तो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट क्या है, क्या कहा है, एक्स वाई प्लेन में है ना ये, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्लेन में नहीं है, तो कितना हो गया पॉइंट हमारे x कोमा वाई कोमा 0। तो इसका मतलब हमने जो डिफरेंशियल एलिमेंट माना, वो डिफरेंशियल एलिमेंट हमने मान लिया dl, और उसके जो पॉइंट है कहीं भी मान लो, हमें x की वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है, और z हमारा कितना है 0 है, तो x कोमा वाई कोमा 0 हमारे क्या हो गए, पॉइंट यहाँ पर हो गए। करंट की डायरेक्शन इन्होंने कही है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव फाई डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये है फाई की डायरेक्शन, ऐसे होती है फाई, तो पॉजिटिव फाई डायरेक्शन में करंट हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और जो पी पॉइंट है वो हमने कहा कहती है कि पी पॉइंट 0,0, एच पर है, तो वो वाला पॉइंट भी हमने क्या बना दिया। और क्या कहा, जो हमारा डिस्टेंस डिफरेंशियल वेक्टर डीएल है, ये रहा हमारा डिफरेंशियल वेक्टर डीएल, इस डीएल से जो हमारा पी पॉइंट है जहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर वेक्टर वहां तक की डिस्टेंस है। अब अपना फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो या डिस्टेंस वेक्टर निकाल लो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस वेक्टर सबसे पहले निकालते हैं। डिस्टेंस वेक्टर क्या निकलता है, जिस पॉइंट पे भी निकालना है, जैसे ए भी करते थे तो बी माइनस ए करते थे, जिस पॉइंट पे निकालना है उसमें से इसे घटाते थे ना, तो इससे इस पॉइंट पे निकालना है। तो डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 माइनस अंडर रूट में 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एच माइनस 0 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप में आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल ली हूँ, डिस्टेंस निकाल ली हूँ। डिस्टेंस वेक्टर निकालना है ये देखो, या डिस्टेंस निकालना है ये देखो। डिस्टेंस अगर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो अभी ये हटा दो अंडर रूट, अगर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो बस क्या हटा दो, अंडर रूट हटा दो। और जब डिस्टेंस निकालनी होगी तो बस क्या लगा देना, अंडर रूट लगा देना। जीरो माइनस एक्स, ए एक्स कैप, 0 माइनस वाई, ए वाई कैप प्लस 0 माइनस जेड, एच माइनस 0, ए जेड कैप। तो कितना आ गया डिस्टेंस वेक्टर। अभी डिस्टेंस निकालेंगे तो स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एच। ये हमारी किसकी आ गई, डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो डिस्टेंस वेक्टर यहाँ सबने निकाल दिया है। तो डिस्टेंस वेक्टर क्या है, डीएल से यहाँ तक के डिस्टेंस ही तो है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, जब भी तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट लेते हैं। और ये कितना है हमारा क्या है, आर वेक्टर है। तो ये हमने वैल्यू सबसे पहले किसकी निकाल ली, आर वेक्टर की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये सर्कुलर फील्ड आ गया ना, फाई भी यहाँ पर आ गया। जब भी एक्स वाई जेड प्लेन में एक सर्कुलर फील्ड आ जाता है तो हमें यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ता है, अपने इस एक्स वाई जेड प्लेन को हमें कौन से में बदलना पड़ता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना पड़ता है। या तो सब क्या करो, डायरेक्टली इस वाले कोऑर्डिनेट से किस में चेंज कर दो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर दो। जिसे भी ये लिखना आता है, चेंज करना आता है, तो डायरेक्ट आर को कौन से में चेंज कर दो, कन्वर्ट आर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कर दो। जिसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे करते हैं, वो क्या कर सकता है,
वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला क्या कर दो, यहाँ पर डायग्राम बना दो। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे होता था ए रो ए फाई ए जेड, सबसे पहले कॉस आता था, फिर क्या आता था, साइन आता था, यहाँ माइनस साइन, 0 0, यहाँ कॉस, यहाँ 1 0 0, ए एक्स ए वाई ए जेड। इसी तरीके से तो आते थे। अगर एक्स वाई जेड इधर है और रो फाई इधर है तो ये कॉस और साइन माइनस साइन कहाँ आ जाता था, इधर आ जाता था। ये हमारा किसका फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का। अब हमारे पे जो कोऑर्डिनेट है, चेंज हमें इस वाले को करना है ना, आर को हमें चेंज करना है ना। तो ए एक्स ए वाई ए जेड की कितनी वैल्यू है वो देखो, ए एक्स की क्या वैल्यू है, माइनस एक्स, ए वाई की क्या वैल्यू है माइनस वाई, ए जेड की कितनी वैल्यू है, एच। यही तो हमें पॉइंट दिए हुए हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। ए एक्स होता है जो एक्स कैप के साथ वाला होता है, ए वाई होता है जो वाई कैप के साथ वाला होता है, ए जेड होता है जो जेड कैप के साथ वाला होता है। ऐसी ए रो के साथ वाला क्या होता है, ए रो होता है। जो ए रो कैप वाला होता है उसके साथ क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिखूं, कंपेयर करूं, तो ए रो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस फाई। ये सिर्फ किस लिए निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू जो वो है ना उसे निकालने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर को किस में चेंज करने के लिए, सिलेंड्रिकल में। मैं यहाँ डायरेक्ट भी चेंज कर सकती थी, फिर भी लिख के दिखा दिया अगर कोई बच्चा भूल गया, वरना डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमने याद करे थे उनसे कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट करना, माइनस एक्स कॉस फाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से वाई साइन फाई, ए फाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन फाई माइनस वाई कॉस फाई, ए जेड इज इक्वल्स टू एच। आ गया, इसके इसमें मल्टीप्लाई, इसके इसमें मल्टीप्लाई, इसके इसमें मल्टीप्लाई। जो रूल होता है डिटर्मिनेंट वाला वही रूल लगा के हमने क्या कर लिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर ली। तो हमारा ए रो और ए फाई के टर्म में क्या आ गई, यहाँ पर वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड में। अब किसकी वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल दो, आर की वैल्यू निकाल दो। यहाँ एक्स की वैल्यू भी रख सकते थे यहाँ पर x बराबर हमारा क्या होता है, रो कोस फाई होता है, और y हमारा क्या होता है, रो साइन फाई होता है। तो यहाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हो डायरेक्ट, माइनस रो कॉस स्क्वायर फाई रो साइन फाई रो साइन स्क्वायर फाई। तो माइनस रो कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। एक्स इज रो साइन फाई, ये 0 आ जाएगा, फाई कॉस फाई माइनस रो साइन फाई कॉस फाई इज 0। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई ए रो की और ए जेड की। देखो वैल्यू आ गई, ए रो की वैल्यू हमारी कितनी आई, रो आ गई, ए फाई की वैल्यू हमारी कितनी आई, 0 आ गई, और ए जेड की वैल्यू हमारी कितनी आई, एच आ गई। तो यहाँ से अगर मैं आर को लिखूं, आर हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल वाला है कोऑर्डिनेट, तो अगर मैं आर को लिखूं तो आर मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा रो कितना था, माइनस रो कॉमन लिया था तभी तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आ गया, फाई आ गया। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, माइनस रो, इन तीनों को जोड़ना है ना, माइनस रो ए रो कैप प्लस 0 प्लस एच ए जेड कैप। तो बदल गया यहाँ से हमारा, ये जो आर कोऑर्डिनेट था, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा किस में आ गया, देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया। रो ए रो कैप आ गया, एच ए जेड कैप आ गया। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, सिलेंड्रिकल। अब मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लूँ, आर का मैग्नीट्यूड।
तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट, इसलिए मैंने वहाँ मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, वहाँ निकालते चाहिए तो हमें सिलेंड्रिकल वाला, तो वहाँ वाला फायदा नहीं होता। रो का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब देखो ये निकालना था, ये भी चाहिए, ये निकालना था और इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया था यहाँ रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से अलग से निकाल के भी हम इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, आर की वैल्यू हमें पता लग गई, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन हमें डीएल क्रॉस आर भी करना है। हमारा जो फॉर्मूला है डीएच का वो क्या है, आई डीएल क्रॉस आर और नीचे 4 पाई आर की क्यूब, यही तो फॉर्मूला है। तो हमें अभी क्या भी करना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है डीएल का और किसका, आर का। तो डीएल हमारा कितना है फॉर्मूले में, अगर डीएल देखो तो डीएल क्या है, डिफरेंशियल लेंथ ही तो थी, जो हमारी गोले की लेंथ थी वो क्या थी, डीएल थी। अब डीएल किसके उसमें कहा था इन्होंने, डीएल जो एलिमेंट लिया है वो डीएल एलिमेंट मैंने कहां पर लिया है, देखो यहां लिया है। तो यहाँ जो डीएल एलिमेंट लिखा है ये फाई के उसमें ही तो है, फाई की डायरेक्शन में ही तो है। तो इसका मतलब जो डीएल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डी फाई के साथ आएगी ना, और डी फाई के साथ हमेशा क्या आता है, रो आता है। तो डीएल इजिकल्स टू कितना हो गया, रो डी फाई, डीएल इजिकल्स टू रो डी फाई। अब बस इनका क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, डीएल क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए रो ए फाई ए जेड, डीएल क्रॉस रो आर करना है ना, तो डीएल वाले में देखो ए रो है 0, फाई है, हाँ ये रहा, ये जो है रो डी फाई जो मैंने लिखा है वो कौन सी वाले की डायरेक्शन में है, फाई की डायरेक्शन में ही तो है, और ए जेड है 0। आर में देखो ए रो है, हाँ है माइनस रो, ए जेड ए फाई है नहीं है 0 है, ए जेड है हाँ एच है। तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर करोगे पहले वाला ऐसे ही रखो, अगर पहले वाला ऐसे ही रखेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी रो डी फाई, एक एलिमेंट हमने कहीं छोड़ दिया क्या कुछ, डीएल इज इक्वल्स टू रो डी फाई, एक एलिमेंट यहाँ शायद कुछ छोड़ा है, सही है नहीं छोड़ा, इतना ही है। तो ये कितना आ गया है हमारा इसे ऐसे ही रख देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा रो एच डी फाई ए रो कैप। फिर अगर इसे ऐसे ही रख देंगे तो 0, इसे ऐसे ही रख देंगे रो स्क्वायर डी फाई, यही तो आया हमारा। देखो अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट रखा, पहले वाले को ऐसे रखो, इन दोनों का इसको मल्टीप्लीकेशन माइनस ये वाले का, फिर बीच वाले को ऐसे रखा मल्टीप्लीकेशन माइनस दूसरे वाले का, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, ए रो के साथ तो आ गई रो एच डी फाई ए फाई कैप डी फाई वाली आ गई, और ए जेड के साथ हमारी कितनी आ गई, रो स्क्वायर डी फाई आ गई। ठीक है, अब इसे डायरेक्ट किसमें रख दो, फॉर्मूले में रख दो। यहाँ ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमें बस यही चाहिए था। अब हमें डायरेक्ट किस में रखनी है वैल्यू, फॉर्मूले में रखनी है। कोई बच्चा पहले इस फॉर्मूले को भी लिख सकता था, देखो यहाँ आई भी था, मैं यहाँ भी आई लिख सकती थी साथ में, यहाँ आई भी था तो मैं यहाँ आई लिख सकती थी, आई फिर यहाँ आ जाता, फिर आई हमारा कहाँ भी जाता, यहाँ पर भी जाता ठीक है। तो आई के इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो रो आई एच डी फाई ए रो कैप प्लस आई रो स्क्वायर डी फाई, और नीचे देखो ये दोनों के बटे में अलग अलग कर दो, 4 पाई आर की कितनी है, ये क्यूब है, और हमने क्या निकाल रखा है, आर का स्क्वायर निकाल रखा है। आर मुझे पता है इतना है, आर कितना है
ये रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कितनी है 3, और वहां है 1/2, तो कितना लिख दूंगी मैं इसे 3/2 लिख सकती हूँ ना, 4 पाई रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना हो गया 3/2। बस ये यहाँ पर अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिर्फ अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इस क्वेश्चन का यहाँ पर अब क्या करना है, केवल इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है, और कुछ यहाँ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर कितना करना है, इंटीग्रेशन करना है। और मैं इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। h इज इक्वल्स टू रो आई एच, ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, डी फाई एरो कैप अपॉन 4 पाई रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सब सॉल्व करना है। लेक्चर काफी लंबा हो गया इसलिए हम बहुत जल्दी से अभी से कर रहे हैं। देखो यहाँ डी फाई है ना, फाई की लिमिट कितनी होती है 0 से 2 पाई प्लस आई रो स्क्वायर डी फाई की डायरेक्शन कितनी थी, ए जेड कैप, ए जेड कैप, ए जेड कैप, ए जेड कैप 4 पाई रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2। यहाँ भी लिमिट कितनी है, फाई इज इक्वल्स टू 0 से 2 पाई, यही है। अब यहाँ पर ये देखो, ये एरो कैप है ना, एरो कैप की अगर डायरेक्शन में देखो, रो की डायरेक्शन में, एरो कैप की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो एरो कैप की डायरेक्शन में क्या है, ये सर्कुलर ही तो जा रहा है 0 से 2 पाई, घूम के क्या आ जाएगा, वहीं आ जाएगा। और अगर निगेटिव में जाएंगे दूसरी तरफ से, सेम उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उतनी ही आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि एरो कैप की डायरेक्शन में अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। बस इतना लिख देना कि एरो कैप की डायरेक्शन में होता क्या है, कि एरो कैप की डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं और 0 to पाई पे लगाते हैं, तो ये जो पहली वाली टर्म है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। डायरेक्टली लिखना, सिर्फ हमें कौन सी वाली वैल्यू सॉल्व करने की नीड है, सेकंड वाली वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करना है, 0 से 2 पाई, जो कांस्टेंट चीज है वो बाहर निकाल दो, आई रो स्क्वायर जेड कैप के डायरेक्शन में, सिर्फ हमें ये वाला सॉल्व करने की यहाँ पर क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, जितना आता है इसका आंसर आता है आई रो स्क्वायर। लिमिट कितनी रखनी है, 0 से 2 पाई लिमिट रखनी होती है। तो 2 पाई वाले से ये वाला 2 पाई क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो नीचे सिर्फ कितना बचता है 2। देखो ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी तो बाहर ही आ जाता है, सिर्फ यहाँ फाई आता है, और फाई की लिमिट कितनी रख देते हैं 2 पाई। 2 पाई से वाला 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा 2 रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2। सॉल्व ही हो गया ये बात, ये तो क्या हो गया हमारा, सॉल्व ही हो गया। आई डॉट रो स्क्वायर अपॉन 2 रो स्क्वायर एच स्क्वायर डी फाई का तो वो कर दिया ए जेड। तो जो मैंने पहले बोला था कि सर्कुलर रिंग के वजह से किसी पॉइंट पे वो निकालो, स्पेस में कोई सर्कुलर रिंग है, क्लोज लूप है, तो सबका यही है आंसर। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा आई डॉट रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2। अगर कोई कहे ए सर्कुलर वाला, तो यहाँ रो की जगह कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। बी सर्कुलर वाला, जितनी सर्कुलर माननी है उतना। ठीक है, अब ये लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो गया, तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। अब जो भी आगे का टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे।